अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो लेक्चर नंबर 20 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथ 307 और यहाँ पे देखें ये एग्जांपल वही है जो आपके पिछले लेक्चर में भी थी। इसको रिपीट किया जा रहा है और ये भी इसलिए कि आपको समझ आ जाए। अगर पिछली बार को पॉइंट नहीं समझ आया था, बेशक वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसको दोबारा देख लें। इसमें जो आपके पास कंटूर दी हुई है, ये आपके पास जो है यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है। ये मैंने कहा था उसके साथ कंपेयर कर लें। वो जो आपके पास था z माइनस जेड नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू r, वो आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल की थी कहाँ पे, लेक्चर नंबर 2 में। और अब आपने क्योंकि कॉशीज इंटीग्रल फार्मूले से कंपैरिजन करना है, ये वाला जो आपके पास है वो ये था। और इसके अंदर मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि यहाँ पे जो आपके पास z का कोफिशिएंट होता है 1 होता है, यहाँ पे 4 है, तो कोई मसला नहीं, 4 को आप बाहर निकाल लें, ये आ जाएगा z माइनस माइनस बाई 4। अब कहेंगे ये क्या किया है, यहाँ पे z माइनस जेड नॉट है, तो इसलिए नजर आना चाहिए कि सिंगुलरिटी क्या है, माइनस पाई बाई 4 है। इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पाई बाई 4 है। लास्ट लेक्चर मुझे याद पड़ता है, मैंने जुबानी बोला था पाई की वैल्यू लिखी हुई है 3.141 डिवाइड बाई 4। डेफिनेटली ये लेस देन 1 है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। आपके नोट्स में शायद ये माइनस का साइन मिसिंग है, लगा लीजिएगा। इसका मतलब है कि जो माइनस पाई बाई 4 है ये इसी सर्कल के अंदर है जिसका कि सेंटर आपके पास ओरिजिन है, रेडियस आपके पास 1 के बराबर है, ठीक है, उसके अंदर ही लाई कर रहा है क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। इक्वल टू 1 होती वो उसके ऊपर होता, वो आपके कोर्स का फिलहाल हिस्सा नहीं है। अगर ग्रेटर देन 1 होती उसने इस मतलब है कि यूनिट सर्कल से बाहर निकल जाना था और इस इंटीग्रल का आंसर फिर 0 आना था, वह कॉशी गॉर्सेट थ्योरम, लेकिन वो नहीं आ रहा क्योंकि ये सिंगुलैरिटी अंदर है। अब कैसे किया है, यहाँ पे देख लें, ये 1/4 तो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा 2 पाई ओटा क्या है, वो ये, वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। अब रह गया जी एफ ऑफ जेड नोट। एफ ऑफ जेड ऊपर वाला होता है जो कि साइन ऑफ जेड है, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4, ठीक हो गया जी। तो जब ये वाली चीज आपके पास आ गई तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा पाई आयोटा ओवर 2 माइनस, बेशक आप बाहर निकाल लें, साइन ऑफ पाई बाय 4 होता है 1/√2 और इसके अलावा ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें क्योंकि आंसर इस तरह से दिया हुआ है। ऊपर √2 आ जाएगा, नीचे √2 को √2 से हिट करेंगे तो 2 2 टू 4, ये सिचुएशन बन जाती है, ठीक है जी। तो ये जरा मैंने क्विकली किया क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपने पिछले लेक्चर के एंड में भी किया था, तो मैंने ये रिपीट कर दिया। हाँ, अगला जो टॉपिक शुरू हो रहा है उसके लिए जरा मैं स्लो जाऊंगा क्योंकि कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूले की एक और फॉर्म निकालनी है एंड दैट इज फॉर द डेरिवेटिव्स। अब ये देखते हैं डेरिवेटिव से क्या बनाता है। अच्छा, कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव्स करने से पहले हमने एक चीज और पढ़नी है, इसको कहते हैं लेबनिज रूल। क्योंकि जब हम निकालेंगे ना कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव्स, उसमें ये रूल यूज होगा। अब हाँ, ये भी बात मैं यहाँ पे कहूंगा, इसका मैंने प्रूफ नहीं कराया गया, यहाँ पे प्रूफ नहीं हुआ हुआ इसका, लेकिन इसकी लॉजिक समझेंगे। पहले आप यहाँ से देख लें क्या लिखा हुआ है। पहले उसने कहा कि ये इंटीग्रल इसके बराबर है, पहले देख लें इसकी कोई सेंस बनती है। अंदर वाला जो देख रहे हैं ना फंक्शन एफ है, वो फंक्शन है जेड का और टी का। इंटीग्रेशन भी टी के लिहाज से हो रही है फ्रॉम ए टू बी। अब सीधी सी बात है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट टी की सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जो पीछे फंक्शन बच जाता है वो जेड का होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ जेड। एक तो ये चीज अंडरस्टैंड कर लें। फिर उसने कहा कि ये एनालिटिक है फॉर जेड इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। सिंपली कनेक्टेड डोमेन कौन सा होता है, ऐसा डोमेन जिसमें होल्स ना हो। एनालिटिक क्या होता है, जो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो और उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल हो। अब जरा और ध्यान से देखें, अब इसको जब उसने एनालिटिक कहा है तो उसका फिर डेरिवेटिव ले सकते हैं। ये इसने यहाँ पे तो डी बाई डी जेड लिखा हुआ है, जारी बात है इधर भी डी बाई डी जेड ही लिखा हुआ है क्योंकि एफ इसी इंटीग्रल के बराबर है। अंदर जाके पार्शियल बाय पार्शियल जेड लिखा हुआ है, इस चीज का जरा ध्यान रख लें। असल में यही लेबनिज रूल है जो कि यहाँ पे प्रूफ नहीं किया गया, लेकिन देखें लॉजिकली सेंस बनती है। वो इसलिए आप पार्शियल डेरिवेटिव तब लेते हैं जब फंक्शन कम से कम दो वेरिएबल्स का फंक्शन हो या दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो। शुड बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एटलीस्ट। तो यहाँ पे देख लें, ये जो अंदर वाला f है ये z का भी फंक्शन है, t का भी फंक्शन है, तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव कभी नहीं आएगा z के लिहाज से, इसका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। वही पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और लेकिन जब बाहर होता है वो डेरिवेटिव तो फिर एग्जैक्ट होगा, इसलिए कि अब ये जो इंटीग्रल है सारा का सारा, दैट इज अ फंक्शन ऑफ z ओनली, क्योंकि t की लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो z का ही फंक्शन बचेगा। ये वाली चीज ये है, ये वाली चीज ये है, ठीक हो गया। हाँ, प्रूफ इसका नहीं यहाँ पे हो रहा, तो लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे वो यही है कि अब लॉजिक आपको समझ आ जानी चाहिए कि बाहर एग्जैक्ट डेरिवेटिव है तो अंदर, या बाहर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है तो अंदर पार्शियल डेरिवेटिव क्यों, एक चीज। दूसरा, उसने कहा है ये जो स्मॉल एफ है फंक्शन ऑफ जेड ऑफ टी और उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड है ये कंटिन्यूस है फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू डी। ये कंटिन्यूस है, क्यों? क्योंकि आपने
जो स्मॉल एफ है उसको भी इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको भी इंटीग्रेट करना है, तो कंटिन्यूस तो होना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं फॉर ऑल टी, और टी जो है ए टू बी है। ये चीज मैं बता दूं यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ लेकिन जो टी साहब है ना ये रियल है, टी यहाँ पे रियल है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। अब वो कहता है यूजिंग वन वी शैल डिराइव द कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। देख रहे जी कौन सा वन है ये। अब मैं वही कह रहा हूँ कि इसको मैंने प्रूफ नहीं कराया, क्योंकि ये ना दिमाग में आ रहा हो जी कि स्मॉल एफ का तो डेरिवेटिव ले लिया, ये dt का क्यों नहीं लिया, वही प्रूफ से पता लगता है। लेकिन मैंने लॉजिकली फिर भी बता दिया है कि डेरिवेटिव जो आपके पास आ रहा है अंदर होगा तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, बाहर एग्जैक्ट होगा, क्योंकि अंदर का जो आपके पास ये फंक्शन जिसको कि हमने डिफरेंशिएट करना है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। जो आउटसाइड वाला खाता है जब ये पूरा इंटीग्रल है t की लिमिट डालेंगे तो आपके पास जो बच जाएगा वो फंक्शन ऑफ z होगा, इसलिए वो होगा एग्जैक्ट डेरिवेटिव, इसको यूज करना है। ये लें जी, ये थ्योरम है, ये नंबर लिखा हुआ है, कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। फार्मूले कह लें, फार्मूलाज भी कह सकते हैं। पहले यहाँ पे देख लें ये क्या है, इधर देख लें ये है। अच्छा अब ये क्योंकि मैंने बुक की नोटेशन यूज की है तो अगर ये कंफ्यूजन होती है ना तो एक काम कर सकते हैं, ये मेरा कर्सर ही देखें, इसको बेशक आप z नॉट लिख लें जैसे आपने पहले भी लिखा था, z नॉट लिख लें, और ये सिग्मा को z लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसने वो जो z नॉट था ना उसको z लिखा हुआ है और z की जगह सिग्मा लिखा हुआ है। अब एक चीज भी यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें सिग्मा माइनस z जो है ना यहाँ पे पावर n+1 है, यहाँ पावर एक ज्यादा है, जितनी यहाँ पे पावर है ना उससे एक कम फैक्टोरियल है, और जो यहाँ पे फैक्टोरियल है यानी कि n फैक्टोरियल उतना ही यहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा है। ये तो खैर मैंने अभी बता दिया है, ऊपर से मैंने पढ़ा नहीं, ऊपर से पढ़ते हैं। वो कहता है जी कि लेट f बी एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन d। ये तो अब टिप्स पे होना चाहिए। एनालिटिक का मतलब है कि जी किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, उसके नेबरहुड पे भी डिफरेंशिएबल है। सिंपली कनेक्टेड डोमेन का मतलब यही है कि उस डोमेन में होल्स नहीं है। फिर वो कहता है सी जो है सिंपल क्लोज पॉजिटिवली ओरिएंटेड कंटूर है, सारा पिछली वाली सिचुएशन ही है जी आपके पास जो है सिंपल क्लोज पॉजिटिवली ओरिएंटेड कंटूर, क्योंकि ये आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं पहुंच रही है, एक ही इंटीरियर है, क्रॉस नहीं कर रही। अब वो कहता है z इज अ पॉइंट दैट लाइज इंटीरियर टू सी, वही वाली बात है, ये जी सी साहब है तो z अंदर है, ठीक है जी। तो फिर वो कहता है कि जो आपके पास nth डेरिवेटिव होगा f ऑफ z का, f ऑफ z का ये लिखा हुआ है n, ये पावर नहीं है, nth डेरिवेटिव ऑफ f है, ठीक है जी। f ऑफ z का जो nth डेरिवेटिव होगा वो होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 पाई आयोटा। अब फैक्टोरियल पता होना चाहिए, जैसे 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल लिखना है तो 3 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 1 तक चले जाते हैं तो वो 6 हो जाता है, इस तरह आगे चलता है। तो ये चीज है n फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2 पाई आयोटा है, यहाँ पे f ऑफ सिग्मा है, d सिग्मा है, और सिग्मा माइनस z n+1, और यहाँ पे देख लें कंटूर है। एक चीज का ध्यान रखें, कंटूर के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहा है वो सिग्मा है, क्योंकि यहाँ पे देख लें इंटीग्रेट सिग्मा के लिहाज से हो रहा है, इंटीग्रेट सिग्मा के लिहाज से हो रहा है, z कांस्टेंट है। वही मैं कह रहा हूँ, ये मैं बुक की नोटेशन लेके चल रहा हूँ, लेकिन बेशक आप चाहें तो इस z को z नॉट, इस z को z नॉट लिख लें, ये जो सिग्मा है ना इसको z लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे आप z नॉट कर दीजिएगा। अब ये कैसे प्रूफ करना है, वो कहता है वी शैल डिस्कस डिफरेंट केसेस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। स्टार्ट करेंगे जीरो से। अब यहाँ पे देख लें, अगर जीरो करते हैं तो सीधी सी बात है कि ये जो आपके पास बनता है जीरो डेरिवेटिव फंक्शन इटसेल्फ है। देखें ये कई बार मैंने जुबानी बोला लेकिन जीरो डेरिवेटिव फंक्शन इटसेल्फ है। एक बात, जीरो फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, ये लिखा हुआ है। और कुछ लोग पूछते हैं जी जीरो फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ये गैमा फंक्शन से प्रूव होता है जो यहाँ हमने किया हुआ। तो अब यहाँ पे देख लें जीरो फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, ये 1 आ गया, ये 2 पाई आयोटा ये आ गया, ये एफ ऑफ सिग्मा डी सिग्मा आ गया, और यहाँ पे देख लें n जब जीरो के बराबर आएगा तो सिग्मा माइनस z। अब अगर इसको गौर से देखें तो ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला ही था जो आपने पहले किया था, वो डेरिवेटिव्स का नहीं था, पहले जो किया था। अब वही वाली बात है, इसको z नॉट कर लें, सिग्मा को z कर लें, एग्जैक्टली वही बन जाता है। लेकिन मेन चीज है कि n इज इक्वल टू 0 के लिए ये ट्रू है। देखें ये भी एक तरीका होता है, n इज इक्वल टू 0 के लिए कर दिया। अब आगे देखते हैं, अगर ये एक्सटेंड होता रहता तो ठीक है, लेकिन इसमें नहीं सब्स्टिट्यूट करना। देखिए n इक्वल 0 तो मैंने यहाँ पे किया था, n इक्वल टू 0, ये नहीं कि अब मैं n इक्वल टू 1 यहाँ पे कर दूंगा। अब ये जो फार्मूला आया है ना, इसके जरिए मुझे कुछ करना पड़ेगा कि n इक्वल टू 1 वाली फॉर्म बन जाए, यानी कि यहाँ पर अगर n को 1 करें तो वो फॉर्म बन जाए। क्या होगी फॉर्म, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, यहाँ पहला डेरिवेटिव और यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी, 1 + 1 2। वो देखना, अब इसको मैंने कुछ करना है, इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा, इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, लेबनिज रूल। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या हुआ है, आए वहां चलते हैं। ये देखिए ये निकाला है, यानी कि ये हमने निकाल लिया। तो अब वो कहता है लेट अस पैरामीटराइज सी।
सी को पैरामीटराइज करना है। सी को पैरामीटराइज करेंगे तो देखें सी के ऊपर जो जनरल पॉइंट है सिग्मा है, सिग्मा होगा आपके पास फंक्शन ऑफ टी, डी सिग्मा हो जाएगा डी सिग्मा बाय डी टी यानी सिग्मा डैश टी डी टी। यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा फंक्शन ऑफ टी माइनस जेड, और यहाँ पे लिखा है लेट अस पैरामीटराइज सी, और ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा फंक्शन ऑफ टी, और यहाँ पे डी सिग्मा आ जाएगा आपके पास डी सिग्मा बाय डी टी इंटू डी टी, ये आ जाएगा डी सिग्मा आ जाएगा डी सिग्मा बाय डी टी इंटू डी टी, और ये आपके पास आ जाएगा टी ए टू बी। ये होती है पैरामीटराइजेशन, वही आपने काम किया ना, यही होती है पैरामीटराइजेशन। जो सिग्मा लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ टी, तो वही जैसे z फंक्शन ऑफ टी लिखते थे x ऑफ टी प्लस योटा y ऑफ टी, वही था। अब मसला है जी ये क्यों किया, इसी फॉर्म में रहने देते भाई, जब आपने लेबनिज रूल लगाना है ना तो वो जब इस फॉर्म में आएगा तब लगेगा। अब वो तो पीछे लिखा हुआ था, लेकिन उसमें याद करें जो अंदर इंटीग्रेंट था, मैं जुबानी बोलने लगा हूं, वो था स्मॉल एफ फंक्शन ऑफ z एंड t, और यहाँ पे भी dt आ रहा था, और t रियल था, टी रियल था। इसमें यहाँ पे देख लें, यहाँ जिसके लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें लेबनीज रूल नहीं लग सकता। लेबनीज रूल लगता है जब यहाँ पे जिसके लिहाज से इंटीग्रेट करें वो वेरिएबल क्या हो, रियल हो। तो देखें ये फिर मैंने एक लॉजिक दी है, अब ये बन गया। अब यहाँ पे देख लें सिग्मा फंक्शन ऑफ टी, और जैसे आप पहले करते थे डी जेड होता था, लिखते थे डी जेड बाई डी टी इंटू डी टी, तो ये आ जाएगा डी सिग्मा बाई डी टी इंटू डी टी। ये वाली जो चीज आपके पास आती है ये सिग्मा फंक्शन ऑफ टी माइनस जेड आ गया, ठीक हो गया। अब ये अंदर का इंटीग्रेंट देखें, अब देख लें इसका पार्शियल डेरिवेटिव z के लिए ऐसे लेना है। ध्यान से सुने, यहाँ गलती हो जाती है, यहाँ पे गलती हो जाती है। इसको समझाने से पहले एक और बात मैं करने लगा हूं, बेशक आप लिख के कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं की हुई। सिंपल फंक्शन दिमाग में एक लेके आए, x का फंक्शन 1 ओवर 1 माइनस एक्स, फिर सुने 1 ओवर 1 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो तो रटवाता ही होते हैं ना, जैसे 1 ओवर एक्स का माइनस 1 ओवर एक्स के, लेकिन आप लॉजिक देखें, 1 ओवर 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, 1 माइनस एक्स को न्यूमरेटर में ले जाएं, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 हो जाएगा। फिर सुन लें, 1 ओवर 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स को न्यूमरेटर में ले जाएं, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब डिफरेंस, अब जरा ध्यान से सुने, 1 ओवर 1 माइनस एक्स है और मैं कह रहा था 1 माइनस एक्स को न्यूमरेटर में ले जाएं, पावर हो जाएगी 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करें, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 माइनस एक्स की पावर हो जाएगी माइनस 2, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव फिर लेंगे तो फिर डेरिवेटिव उसका माइनस 1 आएगा, क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। दोबारा सुने इसको, 1 ओवर 1 माइनस एक्स था, इसको डिफरेंशिएट करना है, 1 माइनस एक्स को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएं, 1 माइनस एक्स को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएं, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करें, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि पावर से मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस एक्स की जो पावर थी, और एक पावर कम कर दी, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2 हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 आएगा। तो पहला जो पावर वाला माइनस 1 था और नया वाला माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएंगे। अब बेशक 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2 को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। वही काम यहाँ पे हुआ है। अब ध्यान से देखें, पार्शियल डेरिवेटिव z के लिहाज से लेना है, लगता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल सिंपल है, मैं कहने लगूँ सिंपल है। ये चीज कांस्टेंट है क्योंकि ये तो t का फंक्शन है, ये चीज कांस्टेंट है, ये भी t का फंक्शन है, ये चीज कांस्टेंट है, ये भी t का फंक्शन है, ये है जी वेरिएबल। तो करना यही है कि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना, ऊपर वाली टर्म को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाएं, वो आ जाएगा सिग्मा माइनस जेड रेज़ टू पावर माइनस 1। अब डिफरेंशिएट कर दें, माइनस 1 इधर आएगा, पावर माइनस 2 हो जाएगी, वो नीचे जाएगी तो 2 हो जाएगी, और सिग्मा माइनस जेड को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर एक माइनस 1 आएगा। तो पहले जो पावर वाला माइनस 1 यहाँ पे गया था और दोबारा डेरिवेटिव का जो माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कोई माइनस नहीं आता। गलती इसलिए हो जाती है कि पता जी कि 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर एक्स होता है, उससे गलती हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देख लें, ये जो असल में टर्म थी ना ये वाली, यानी कि सिग्मा माइनस जेड, इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट किया था दोबारा, तो माइनस जेड का डेरिवेटिव आ गया था माइनस 1, उसने फिर पहले वाले माइनस को खत्म कर दिया जो पावर के अंदर माइनस 1 था और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, ना पता लगे दोबारा सुन लीजिएगा। ये हो गया जी डेरिवेटिव। अब लेबनिज रूल लगाना है, लेबनिज रूल लगाएंगे तो सीधी सी बात है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ जेड, डी एफ बाई डी जेड। इधर जब आप लेबनिज रूल लगाएंगे तो ये जो इंटीग्रेंट है, नॉट डी टी, इंटीग्रेंट है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, और पार्शियल डेरिवेटिव ये बनता है, तो ये बन जाएगा, डेरिवेटिव ले लिया। अब सिर्फ ये हमने करना है कि इसको दोबारा विदाउट पैरामीटराइज फॉर्म लिखना है। ध्यान रखें, जब आप विदाउट पैरामीटराइज फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना है सिग्मा के लिहाज से, यहाँ पे कंटूर आएगी क्योंकि सिग्मा कंटूर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन जब पैरामीटराइज करेंगे तो यहाँ पे टी आएगा ए टू बी। अब जब मैं कह रहा हूँ विदाउट पैरामीटराइज फॉर्म लिखना है तो ये वाली चीज आपके पास आएगी,
ये सिंपल बन जाएगी एफ ऑफ सिग्मा, ये आ जाएगा आपके पास डी ऑफ सिग्मा, ये सिग्मा माइनस जेड पावर 2, इसको 1+1 लिखा है। अब जरा ध्यान से देखें, जानबूझ के 1+1 लिखा है क्योंकि 1 तो 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, यहाँ पहला डेरिवेटिव है, जो डेरिवेटिव है वही यहाँ पे फैक्टोरियल है, पहला डेरिवेटिव है 1 का फैक्टोरियल है, और यहाँ पे अलबत्ता जो डेरिवेटिव था यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव उससे एक पावर ज्यादा है, ये फॉर्म बन गई, ये आपके पास आ गया कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसी से ड्राइव करेंगे यूजिंग द लेबनिज रूल, इसको पैरामीटराइज करने के बाद कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर द सेकंड डेरिवेटिव। अगली स्लाइड पे चलते हैं, ये देख लें, ये निकाल लिया ना, दोबारा पैरामीटराइज फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि जब आपने लेबनिज रूल लगाना है तो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए रियल वेरिएबल जिसके लिहाज से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, अंदर का फंक्शन भी दो वेरिएबल्स का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, अंदर भी आपके पास जो इंटीग्रेंट है ना वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन होना चाहिए। तो एक तो खैर सिग्मा था जो कि फंक्शन ऑफ टी है, दूसरा जेड था। तो अब डबल डेरिवेटिव लेना है तो वही काम करना है, अब डायरेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे तो सीधा सीधा डी बाई डी जेड होगा डबल डेरिवेटिव, यहाँ भी डी बाई डी जेड होगा, लेकिन जब अंदर जाएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, जब अंदर जाके पार्शियल डेरिवेटिव होगा जेड के लिहाज से होगा, ऊपर वाली चीज को कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर देख लें, ऊपर वाली चीज को कोई फर्क नहीं पड़ना, नीचे वाले को अपने करना है, इसको बेशक आप ऊपर ले जाएं, पावर इसकी -2 होगी और -2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कर लें -2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसकी अपनी पावर -3 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये क्यूब लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, और अंदर वाली चीज को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, वो -1 हो जाएगा, तो -1 जब यहाँ पे -2 से हिट करेगा तो +2 हो जाएगा, वही बार लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल है, उम्मीद है कि पता लग गया होगा, ठीक है। अब अगर इसको यहाँ पे देखें, ये 2 फैक्टोरियल है एज इट इज लिखा हुआ है, ये जानबूझ कैसे लिखा हुआ है, वैसे तो मतलब है कि ये था आपके पास 2, तो 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1 2, ठीक है ना, तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लें, ये एज इट इज लिखा हुआ है, ये एज इट इज लिखा हुआ है, ये वाली चीज वही है, ये वाली चीज वही है, और इसको बस एक तरह से कह लें जानबूझ के 2+1, ताकि पता लगे कि जो डेरिवेटिव है वही उस तरह फैक्टोरियल आ रहा है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव 2 फैक्टोरियल, यहाँ पावर 1 ज्यादा है, यानी कि जो डेरिवेटिव का ऑर्डर था उससे पावर 1 ज्यादा है। इस तरह आप चलते जाएंगे तो आगे लिखा हुआ है वी कैन सी फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 0 1 2 फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स ड्राइव होते चले जाएंगे। आपने 0 का भी कर लिया, आपने यहाँ पे देख लें 1 का भी करके देख लिया, मतलब कि जब n आपके पास 1 था, और यहाँ पे n को 2 के लिए भी करके देख लिया, ये भी हो गया, ठीक हो गया। तो ये जब चीज आपके पास आ गई तो अब देख लें, अगर यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव था तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल था, तो nth डेरिवेटिव होगा तो n फैक्टोरियल होगा, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव था तो यहाँ पे पावर 1 ज्यादा थी, तो यहाँ पे जब nth डेरिवेटिव होगा तो यहाँ भी पावर 1 ज्यादा होगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, ये विदाउट पैरामीटराइज फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए यहाँ फंक्शन ऑफ सिग्मा लिखा गया है, यहाँ डी सिग्मा लिखा हुआ है, और यहाँ सिग्मा माइनस जेड लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे अब कंटूर लिखी हुई है क्योंकि सिग्मा कंटूर को बिलोंग करता है, ये लिखा है विच गिव्स कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। अब इसका फायदा क्या हुआ, निकाल तो लिया, इंशाल्लाह ताला समझ भी आ गया होगा। अब आप वो वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसमें नीचे जो पावर होगी 1 से बड़ी होगी। पहले आपके पास कॉशी इंटीग्रल फार्मूला था, लेकिन उसमें नीचे जो आपके पास था z माइनस z नॉट, उसकी स्ट्रिक्टली पावर 1 थी, लेकिन अगर उसी की पावर 4 5 6, फिर क्या करेंगे, फिर उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं, ये देखें जी, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। अब पावर 4 है, पता लगना चाहिए कि पिछला वाला फार्मूला यूज नहीं हो सकता। अलबत्ता ये देखें कंटूर क्या है, कंटूर ये लिखी हुई है। अब ये टिप्स भी होना चाहिए कि ये आपके पास जो है सर्कल है जिसका आपके पास रेडियस 3 है, सेंटर 0 है, और उसके पास सिंगुलरिटी कौन सी है, ये वही वाली बात, क्योंकि आपके पास फार्मूला शक्ल कर रहा था, ये देखें ये आपके पास शक्ल थी, यहाँ मैंने z नहीं z नोट कर दिया है, यहाँ भी z नोट कर दिया है, बेशक आप इसको भी z लिख लेंगे, देखें नीचे लिखा हुआ है, ताकि ये बिल्कुल शक्ल उससे मिल जाए जो आपने पहले कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला किया हुआ था। यहाँ पे z नोट कर लें, यहाँ पे z नोट कर लें, ये आपके पास वो वाला पॉइंट है जो c के अंदर लाई कर रहा है, और z जो है c के ऊपर लाई कर रहा है, तो बेशक यहाँ पर सिग्मा नहीं आप z लिख सकते हैं, बाकी तो वही है। हाँ, बात कहने की ये थी कि अब इसको अगर देखें तो इसको तो यहाँ पे सिग्मा माइनस जेड नॉट है, यहाँ z माइनस जेड नॉट है, तो माइनस पहले यहाँ पे लगाएं, उसके बाद देखें, तो माइनस माइनस हो गया, प्लस होता है तो वो देखें ये तो -1 आपके पास बनता है वो वाला पॉइंट। अब पहले चेक करना है कि z नॉट -1 है, क्योंकि यहाँ पे देख लें माइनस और -1 किया है, z नॉट -1 यहाँ से नजर आ रहा है, माइनस छोड़ने के बाद अब जो z नॉट -1 है इसको चेक करना है c के अंदर है या नहीं है। c क्या था आपके पास, ये आपके पास सर्कल था जिसका कि सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 3 है, तो अब -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, वो तो 1 है, डेफिनेटली इसके अंदर है, इसके अंदर है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो ओरिजिन से 3 यूनिट्स के फासले पे हैं, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो बनती है 1, ये वाला पॉइंट है जो ओरिजिन से 1 यूनिट के फासले पे अंदर ही है, तो लिखा हुआ है लाइज
इनसाइड C30। ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर ये अब इसके अंदर है तो हम यूज कर सकते हैं ये वाला कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला, CAF लिखा है ना, कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है जी, फॉर डेरिवेटिव्स। तो हम इसके लिए कर सकते हैं। तो उसने कहा था ये सिग्मा को बेशक आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये z की जगह है, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये z वही। तो यहाँ पे आप देख लें, ये वाली चीज है। उसने कहा है कि यहाँ पे z को z0 और सिग्मा को आप बेशक z ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें, सिग्मा को आप z ले सकते हैं, वही जो नीचे शो किया हुआ है। तो अब मेन चीज यहाँ पर है कि ये क्योंकि आपका सिंगुलैरिटी जो आपके पास आ रही है z0-1 आ रही है, वो इस कंटूर के अंदर आ रही है, इसलिए ये वाला फार्मूला लग जाएगा, विच इज द कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। अगर ये अंदर ना होती तो इसका आंसर क्या होता? 0 बाय कॉशी गॉर्सेट थ्योरम। देखें कितनी बार रिपीट हो गया, आप टिप्स में होना चाहिए। अब देखना है कि ये फार्मूला यूज कैसे करना है। पहले तो यहाँ देख लें, ये नीचे वाली टर्म तो यही है, इसका तो कोई मसला नहीं है। ये चीज अगर तंग करी तो यहाँ से देख लें, ये नीचे वाली टर्म आपके पास यही है, और z0 जो है ये -1 है, और यहाँ पे देख लें पावर 4 है, तो n3 है। ध्यान से देख लें, ये पावर एक ज्यादा होती है, n3 के बराबर है। यहाँ से देख लें, यही चीज इंडिकेट की हुई है, n3 है, n+1 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो n+1 4, जब n+1 4 है तो n3 है। इस तरह भी देख सकते हैं, n3 है। जब n3 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा f को। f क्या है? जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, e⁻²z dz के अलावा, ये f ऑफ z, ये ऊपर e⁻²z को 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कोई मुश्किल नहीं है, पहली बार करेंगे 2 नीचे उतरेगा, फिर करेंगे 2 नीचे उतरेगा 4 बन जाएगा, फिर करेंगे फिर 2 नीचे उतरेगा 8 बन जाएगा। लेकिन अब इसकी वैल्यू चाहिए -1 पे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देख लें, ये पूरे का पूरा लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। अब मैं इसके साथ बता देता हूँ, ये देखें, ये z+1 या z -1, ये तो नीचे वाली टर्म है, z0 आपके पास -1 था, ये n+1 है, ये 3+1 है, ये f ऑफ z जो है e⁻²z है, ये वाली चीज है। और अब यहां से मजीद देखें, जब आपके पास ये सारे का सारा जो है n3 था, ये 2 पाई आयोटा यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको 3 फैक्टोरियल पे, ठीक है जी, 2 पाई आयोटा 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे जो आपके पास है डेरिवेटिव आ रहा है, z0 पे आ रहा है, जो कि -1 है, किसका? e⁻²z का। तो e⁻²z का थर्ड डेरिवेटिव z0 पे, वो क्या होगा? ये था जी थर्ड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपके पास देख लें, जहाँ z है वहां पे -1 कर दें। अच्छा, अब ये थर्ड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव इसके बराबर है, तो ये जो आपके पास है ना, ये वैल्यू देख लें, z = z0 विच इज -1, तो यहाँ पे z को -1 कर दे। इन्होंने कर दिया, ठीक हो गया। ये कहां से आ रहा है? ये इधर से आ रहा है, 2 पाई आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई करें, जो कि इन्होंने किया हुआ है। n3 के बराबर है, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लें, ये आपके पास 8 है, ठीक हो गया, ये चीज है, पाई आयोटा है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1/3। तो ये आपके पास आ गया। नाउ दिस इज द आंसर। तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और ये ज्यादा कंफर्टेबल किस्म की नोटेशन है। ये लीजिए असाइनमेंट नंबर 6। ये ग्रेड असाइनमेंट नहीं है, ये ग्रेडेड असाइनमेंट नहीं है, लेकिन इसमें से जितने क्वेश्चन कर सके मैं चाहूंगा जरूर कर लें। ये देखें, इसने कहा इंटीग्रेट द फॉलोइंग, ये सारे के सारे कहता है n पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फिर डिनोमिनेटर पे तो नहीं जा सकता, नेगेटिव होता तो नीचे चला था। ओवर एनी सिंपल क्लोज कंटूर इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन। ये देख लें, इस तरह का जो सवाल है मैं एग्जाम में बहुत देता होता हूँ। जिन्होंने रटा लगाया होता है, मैं यही कहूंगा, आई एम सॉरी टू से दैट, जिन्होंने रटा लगाया होता है वो इसकी कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं। बाकी देखते हैं, ओ ये तो एनालिटिक है, और वो कह रहा है कोई भी सिंपल क्लोज कंटूर है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, तो ये तो एनालिटिक है। जब ये सारे एनालिटिक हैं, कोई पॉइंट नहीं है जिसपे अनडिफाइंड हो। ये हो सकता था अगर n नेगेटिव होता, नीचे चला जाता, यानी कि अगर ये -2 होता तो 1/z² z0 पे मसला हो जाता, लेकिन नहीं, वो भी नहीं मसला, क्योंकि n पॉजिटिव है। ये तो सारे एनालिटिक हैं, तो इन सब का इंटीग्रल तो होगा 0 बाय कॉशी गॉर्सेट थ्योरम। हो गया पहला क्वेश्चन। ये एग्जांपल्स देख लीजिएगा, इसमें भी गलती करते हैं कि ऊपर जो चीज लिखी हुई है ना, इसको 1 लिख देते हैं। देखें, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये देखें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए यहाँ पे गलती ना हो जाए, ये sin पाई z स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस cos पाई z स्क्वायर। ये sin स्क्वायर पाई z प्लस cos स्क्वायर पाई z नहीं है, ऊपर 1 नहीं करना। इधर पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, पार्शियल फ्रैक्शन बना के ये 2 बन जाएंगे। जब 2 बन जाएंगे तो आप कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये वाला जो है यहाँ पे यूज होगा कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। बल्कि खुशखबरी है, ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको करवाया, ये वही है, ये आसानी कर दी आपके लिए। ये एक इंसाइट देने के लिए, हालांकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से नहीं है। स्टोक्स थ्योरम अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन कर लें, अगर नहीं पढ़ा तो बेशक छोड़ दें। ये देखें, मैं मसला नहीं डालना, लेकिन फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रूव नहीं करना। उसने कहा स्टोक्स थ्योरम रिकॉल करें, इसके बराबर है,
यहां से पढ़ते हैं। एस कहता है जी सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ सिंपल कर्व, कोई भी सिंपल क्लोज कर्व है, कंटूर होनी जरूरी नहीं है, वो कहता है सिंपल क्लोज कर्व है सी, ये जो आपके पास है, और एस जो है उसका क्या है, सरफेस एनक्लोज्ड। ये सरफेस इंटीग्रल है और ये आपके पास किस पे लिया हुआ है, सिंपल क्लोज कर्व पे इंटीग्रल लिया हुआ है। लाइन इंटीग्रल भी कह देते हैं इसको, लाइन इंटीग्रल भी कह देते हैं। वो कहता है कि एन जो है यूनिट नॉर्मल है ऑन द एरिया एलिमेंट डीएस, ये जो एस के ऊपर एरिया एलिमेंट डीएस है उसके ऊपर यूनिट नॉर्मल एन लिया हुआ इसने, ठीक है जी। और उसके बाद कहता है डी आर इज द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू, ये तो इस कोर्स में भी कर लिया आपने ऑनेस्टली, वो जो डी आर बाई डी टी किया था। तो डी आर कहता है कि ये वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू सी, और टेंजेंट टू सी क्या होता है, जो आपके पास वेक्टर जो होता है या जो लाइन होती है एक कर्व को एक पॉइंट पे ही टच करती है, वो होता है टेंजेंट, ठीक हो गया जी, वो सी पे टेंजेंट है। अब वो कहता है प्रूव करें कि ग्रीन्स थ्योरम जो है स्पेशल केस ऑफ द स्टोक्स थ्योरम है, यानी इसको नहीं प्रूव करना, ये दिया हुआ है, बताना ये कि जो ग्रीन्स थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम का स्पेशल केस है बाय चूजिंग, ये देखिए यहां पढ़े, बाय चूजिंग सुटेबल एफ एंड डीएस एंड डीआर, इनकी क्या वैल्यूज होंगी कि ये आपके पास बन जाएगा ग्रीन्स थ्योरम। तो ये ले भांडा फोड़ने लगो, एफ को ले लें पी आई प्लस क्यू जे, आई जो है यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस, जे जो है यूनिट वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस, एफ को ले लें पी आई प्लस क्यू जे, आर को ले लें एक्स आई प्लस वाई जे, डी आर हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अब देख लें एफ अगर आपके पास पी आई प्लस क्यू जे है और ये जो आपके पास डी आर है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, या ये कहना चाहिए कि जो एक्स कंपोनेंट्स थे या आपके पास जो आई कंपोनेंट्स थे, पहले का पी था दूसरे का डी एक्स तक, तो पी डी एक्स। इसी तरह से फिर प्लस करके क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला रिकॉल कर लें। अगर एक वेक्टर जुबानी सुने, एक वेक्टर आपके पास है जिसके कंपोनेंट है, जैसे वी वेक्टर है v1 v2, दूसरे का आपके पास है u1 u2, तो ये बनता है v1 u1 प्लस v2 u2, जुबानी बोल दिया मैंने, इस कोर्स में भी कहीं हमने किया हुआ है वैसे, लेकिन चले जुबानी बोला है। तो इस तरह से अगर f आपके पास बनता है पी आई प्लस क्यू जे, डी आर बनता है आपके पास डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जो आपके पास ith कंपोनेंट्स हैं वो हिट होंगे, pdx बन जाएगा, jth कंपोनेंट हिट्स होंगे तो q dy बन जाएगा, तो वही वाली बात pdx प्लस q dy ये बन जाएगा। इस साइड पे आपके पास ये खाता है कर्ल निकालना पड़ेगा। कर्ल कैसे निकालते हैं, वो जो डिटर्मिनेंट होता है, पहली रो में आई जे के आता है, दूसरी रो में पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जेड, और एफ क्या आता है पी क्यू और जीरो, क्योंकि आपने लिया था एफ पी आई प्लस क्यू जे प्लस जीरो के था। अब जब ये निकालेंगे तो ये जो कर्ल ऑफ एफ है ये बन जाएगा, ध्यान से सुने, पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई, ये तो निकाल के पता लगेगा, साथ के भी आ रहा होगा, और n जो है इसको भी k लें, तो k डॉट k आपके पास आ जाएगा 1, और वही वाली आपके पास फॉर्म बन जाएगी पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई, क्योंकि एक्स वाई प्लेन का खाता है तो ds हो जाएगा dx dy। लॉजिक कर दिया मैंने, क्वेश्चन ही मैंने कर दिया। आगे वो कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन टू वेरीफाई द रिजल्ट, कि ये वाला जो आपके पास होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है जॉइनिंग ए टू बी इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन, ये तो मैं करवा चुका हूं, वो जो आपने किया था जेड डी जेड वाला किया था ना, ये वो बनता है। फर्दर गिव एन एग्जांपल टू शो दैट दिस रिजल्ट फेल्स अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक नहीं है, वो भी हो चुका है आपका, वो जो आपने इंटीग्रेट किया था जेड बार ऑफ डी जेड, दो डिफरेंट कंटूर्स के लॉन्ग। तो ये लें, मैंने ज्यादातर आपकी ये वाली असाइनमेंट भी कर दी है, टारगेट मेरा यही है कि ये सिचुएशन ना हो कि क्योंकि एग्जाम नहीं हो रहा तो ये सारा तो आना नहीं, असाइनमेंट्स में लिमिटेड है, तो ऐसा ना हो कि आप सीख ना सकें। मैं चाहता हूँ उतना ही सीखें जितना कि उस सिचुएशन में होता है जबकि आपके फाइनल एग्जाम क्विज़ेस सब होते हैं। तो इस तरह से ये लेक्चर खत्म हो गया, तो होपफुली अब मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 21 में।